नमस्कार, मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। बजट 2017 कैसा होगा? क्या ये आम आदमी का बजट होगा या फिर आपको टैक्स में कोई रियायत मिल सकती है? इसी को समझेंगे आज के स्पेशल शो में। नेहा मल्होत्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नांग एंड कंपनी, हमारे साथ मौजूद है। नेहा, वेलकम टू द शो। जहां तक बज की बात है तो ऑलमोस्ट हर साल ये होता है कि जब भी बजट नजदीक हो तो इस तरह की उम्मीदें, इस तरह की संभावनाएं होती हैं कि शायद कोई रियायत टैक्स दरों में मिले। लेकिन इस बार की जहां तक बात है, ये काफी स्पेशल होगा बजट कई मायनों में। इसलिए भी क्योंकि स्टेट इलेक्शंस हैं, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं पॉलिटिकल फ्लेवर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, और साथ ही डीमोनेटाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट समझाने के लिए भी कुछ बड़े कदम इसमें उठाए जा सकते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर सरकार का रुख आगे क्या रहता है ये भी देखना होगा। लेकिन खासतौर पर जब हम टैक्स की बात करते हैं, इस तरह की उम्मीद है कि शायद इस बार स्लैब में चेंज हो, क्योंकि कई सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, या फिर रेट्स में कोई चेंज हो। तो अगर मैं आपसे आपकी ऑब्जर्वेशन पूछूं तो आपको क्या लगता है, ये जो दो विकल्प हैं वित्त मंत्री के सामने कि टैक्स दरें घटाएं या फिर स्लैब को चेंज करें, दोनों में से वायबल ऑप्शन कौन सा है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस बार बजट जो है उसके अराउंड जो एक्सपेक्टेशंस हैं, they are based on the fact that government is trying to regain its mojo which it seems to have lost due to demonetization. So government is actually walking on a very thin rope, trying to pacify the woes caused by demonetization, at the same time trying to kickstart the revival of Indian economy towards meeting their fiscal targets. So there are lots of expectation हर साल होती हैं कि टैक्स दरें में कम होगी। इंडिविजुअल के लिए बजट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि उसकी पॉकेट पे कितना असर पड़ने वाला है। जी, बिल्कुल। उसको टैक्स कम देना होगा या उसको टैक्स ज्यादा देना होगा, सिर्फ इसी चीज से उसको मतलब होता है। टैक्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है लास्ट 3 साल से। वी कैन एक्सपेक्ट कि 2.5 लाख से ये 3 लाख करी जाए, 4 लाख करी जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्यों हम हर बार इसको 50,000 से बढ़ाने की उम्मीद करते हैं? क्यों नहीं हम ये सजेशन देते कि ये 2.5 लाख से बढ़ाकर इसे हर साल इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक कर दिया जाए। और ऑटोमेटिकली कोई रिक्वेस्ट की जरूरत ना पड़े कि इंडस्ट्री प्रेशर आ रहा है तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इट शुड बी रेज्ड ऑटोमेटिकली ऑन एन एनुअल बेसिस बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट। आई थिंक दैट शुड बी द वे ऑफ डूइंग इट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां कहते हैं कि टैक्स रेट 30% स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपकी 10 लाख से ऊपर इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स बेस हमको वाइड करना है, what they can do is they can reduce they can increase the income threshold जिसपे ये 30% का रेट किक इन होता है। उससे क्या होगा? कंप्लायंस बढ़ेगा। मोर पीपल विल ट्राई टू कंप्लाई बिकॉज टैक्स रेट कम होता है तो कंप्लायंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ज्यादा वायबल ऑप्शन मैंने कहा, जैसे दो विकल्प आपने मेंशन किए कि क्योंकि इस तरह की बात है इसलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि 3 साल से स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है। और एक और अहम चीज कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं जब से कॉमन स्लैब्स कर दिए, पहले महिलाओं को कुछ अतिरिक्त छूट मिलती थी, लेकिन क्योंकि अब कह सकते हैं संख्या वर्किंग वुमेन की बढ़ रही है, क्या ये एक पॉइंट हो सकता है कंसिडर करने वाला कि शायद मे बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कुछ डिफरेंशिएशन हो जाए? क्योंकि अभी फिलहाल जो स्लैब्स हैं उसमें सीनियर सिटीजन और इंडिविजुअल्स के लिए स्लैब्स का डिवीजन है, और फिलहाल मेजरली देखा जाए ब्रॉडर बेसिस पे तो 3 तरह के स्लैब्स हैं, 10%, 20% और 30%। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो आई थिंक ज्यादा संख्या में टैक्स पे करते, जो ऑनेस्ट टैक्स पे, इसकी बात आप यहाँ पे कर भी रही हैं, इंस्टेड ऑफ दैट 10%, क्या एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस हो सकती है 5 से 10% की? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये वायबिलिटी के इशू से, क्योंकि कंप्लायंस इसमें बढ़ेगा, टैक्स एम्बिट में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, स्लैब में बदलाव होना, ये इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग उस दायरे से ही बाहर हो जाएं जो शायद सरकार नहीं चाहेगी। तो टू बी मोर इकोनॉमिकल और ज्यादा प्रैक्टिकल, तो शायद दोनों ऑप्शन में से बेहतर क्या रहेगा? मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि जो 30% का रेट किक इन होता है वो 10 की बजाय 15 लाख से किक इन हो। उससे उन लोगों का टैक्स नेट का ब्रैकेट बढ़ जाएगा, कंप्लायंस ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा लोग टैक्स पे करना चाहेंगे। अभी अगर आप जानती हैं तो 1.25 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ अराउंड 4 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इतने कम लोगों की सिर्फ टैक्सेबल इनकम होती है? और इसमें से भी मेजॉरिटी वुड बी द सैलरीड क्लास, बिकॉज उनको ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है, उन्हें तो रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। सो उन लोगों से बाहर निकल के बिजनेसमैन को इनकरेज करने के लिए अगर टैक्स रेट 30% से घटकर 20% उन्हें दिखाई देगा, हो सकता है वो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आए आगे।
वैसे भी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि कैश इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो टैक्स कंप्लायंस तो बढ़ेगा ही। बट अगर एक तरफ से आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि टू फाइल रिटर्न, देन आई थिंक द कंप्लायंस वुड गो अप मोर। राइट, तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, मेजरली इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट उसको थोड़ा बूस्ट अप करने की जरूरत है, जो शायद जो कंज्यूमर बिहेवियर है और जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा डैम्पन हुआ डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये भी देखना होगा कि इसको लेकर क्या इनिशिएटिव्स आते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में मेंशन किया नेहा कि ये बजट जो है इस मायने में भी स्पेशल है क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले है, 5 राज्यों के इलेक्शन है, और फिर अगर ओवरऑल हम टर्म भी देखें तो एनडीए सरकार की जो 50% टर्म है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी जिस वक्त बजट आएगा, और अगले 2.5 साल और सामने होंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये कुछ फैक्टर्स है जो शायद प्ले आउट कर सकते हैं बजट 2017 में। लेकिन आपकी अपनी सोच क्या कहती है, क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिर पॉपुलर? बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन दीज टू। आपको क्या इंडिकेशन है, क्या इंट्यूशन है आपका? जो कि हमने न्यू ईयर ईव पे भी सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन उन्होंने हाउसिंग लोन पे डाली है उससे दैट इज अ लो कॉस्ट रिफॉर्म बट अ वाइडली पॉपुलर रिफॉर्म। सो इट इज इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी अ पॉपुलस्ट बजट, मीनिंग देयरबाय सम वेस्टफुल एक्सपेंसेस विल बी डन, रादर इट विल बी अ पॉपुलर बजट impacting the overall economic growth and in boosting the economy in a right manner. जो इंटरेस्ट सबवेंशन आई है उससे मेरे हिसाब से हाउसिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। एक हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारा एजेंडा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उसका अपना घर हो, तो उस चीज को भी ये काफी प्रमोट किया जाएगा। इस पे मैं आपका एक और टैक्स एग्जेम्पशन की तरफ ध्यान ले जाऊंगी। जो हाउस लोन के ऊपर आपको 2 लाख की छूट मिलती है फॉर द इंटरेस्ट यू पे, That has not gone up for some time. Last year उसे बढ़ाया गया था, 1.5 से 2 कर दिया गया था, बट स्टिल वो अभी भी अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएं, मुंबई में जाएं, वहां पर एक घर खरीदने की कीमत है कम से कम 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ से स्टार्ट होते हैं वहां घर। तो क्या वहां उस वैसे एरियाज के लिए 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन डिडक्शन काफी है? मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे ख्याल से उसको बढ़ाना चाहिए और करंट सिनेरियोज के हिसाब से उसको इंक्रीज करना चाहिए। दैट विल गिव अ ग्रेट बूस्ट टू। क्या ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा अगर जैसा आप कह रही हैं कि मेट्रोज में जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है डेफिनेटली हायर साइड पे होगी, तो अभी क्योंकि कॉमन है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उसमें इंटरेस्ट पर 2 लाख तक की छूट 24B जो सेक्शन है उसके अंदर मिलती है। हालांकि इस पे बस भी है कि शायद सरकार का जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पर रहेगा, और हाउसिंग फॉर ऑल जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है 2022 में सबके पास घर हो, उसको देखते हुए बूस्ट करने के लिए शायद ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे सिटी वाइज लिंक किया जाए और अलग अलग लोगों को इसमें अलग अलग तरह की छूट मिले तो शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। यू थिंक इस तरह से? मेरे कहने का मतलब था कि अगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 1 करोड़ में घर मिलता है तो 2 लाख तो उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो अगर बढ़ेगा तो इट विल नॉट बी मेट्रो स्पेसिफिक, अगर दर बढ़ाई जाती है तो इट विल बी ओवरऑल इंडिया स्पेसिफिक। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये बढ़ा देनी चाहिए बिकॉज घरों की कीमत उतनी नहीं है अब। राइट। चलिए इस पर हम राय मिस्टर असीम चावला से भी लेते हैं, पार्टनर एमपीसी लीगल। असीम, वेलकम टू द शो। जो ये बज है बजट 2017 को लेकर कि शायद बूस्ट करने के लिए हाउसिंग सेक्टर को जो डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी जूझ रहा है क्योंकि सेल्स डिप हुई है ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा। इनफैक्ट नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उसने मेंशन किया कि नवंबर का जो ये कदम उठाया गया था उसके बाद काफी डेंट पड़ा है सेल्स को लेकर। तो अगर इस बार के बजट में हम अलग अलग एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो होम लोन पर ब्याज है उस पर जो छूट है उसको बढ़ाया जाए। कितना वायबल होगा ये ऑप्शन? क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये 1.5 लाख से 2 लाख की गई थी यानी पिछले बजट में। तो अगर इस बार भी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट होता है तो इसकी वायबिलिटी कितनी है सर? पल्लवी, रियल एस्टेट सेक्टर को एक ऑलराउंड बूस्ट की जरूरत है, तो उसमें एक पहलू जो कई टाइम से नजरअंदाज तो नहीं कह सकते बट कॉन्शियसली शायद ये जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और जो इम्प्यूटेड रेंट है, आई थिंक इस बार बजट में उसको लेके प्रावधान में चेंजेस हो सकते हैं। इन अदर वर्ड जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं या जो प्रॉपर्टीज रेंटल के अलावा हैं जिसमें आपको बेसिकली इम्प्यूटेड एक तरह से रेंट देना पड़ता है, आई थिंक उसमें ट्वीकिंग हो सकती है और शायद होनी भी चाहिए बिकॉज दैट विल गिव बूस्ट
इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर लोगों की रेंटल इनकम की आमदनी ना होते हुए भी उनको एक तरह से टैक्स देना पड़ता है। तो हाउस प्रॉपर्टी के प्रावधान में अमेंडमेंट या संशोधन की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, एक ये है। दूसरा जो इंटरेस्ट जो यूजुअली जो 1.5 से 2 अभी आपने जिक्र किया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग जो 2 लाख है, शायद वो बढ़ जाए, उम्मीदें तो हैं। तीसरा ATEE जो प्रोविजन मेरे को याद है पिछले साल भी शायद आपके साथ भी डिस्कशन इस पे हुआ। ATEE की जो मियाद है, जो 31 मार्च 2017 के जो लोन्स हैं उनको जो डिडक्शन मिलता है ATEE का, मुझे लगता है कि इस बजट में चैप्टर 6 से यानी डिडक्शन को लेके रैशनलाइजेशन हो सकती है। उसमें ATEE और प्लस जो बाकी अलाउंसेस या डिडक्शंस हैं उसमें रैशनलाइजेशन होगी। उससे गवर्नमेंट को एक बेनिफिट होगा कि जो प्रेशर है जो न्यूनतम स्लैब का, जो मिनिमम स्लैब का, उसको टिंकर नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज स्लैब को टिंकर करते ही आपका टैक्स बेस जो है वो जेपरडाइज हो जाता है। और मौजूदा हालात में अभी आपने भी खूब डिस्कशन किया आज भी और कल भी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम न्यूनतम स्लैब को चेंज करें, क्योंकि टैक्स बेस बहुत मुश्किल से स्लैब बदलने की पॉसिबिलिटी कम लगती है। और नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे, और यही नीति आयोग ने भी कहा और मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आप न्यूनतम स्लैब, बेसिक स्लैब को मत चेंज कीजिए, जो इंटरमीडिएट स्लैब है आप उसको चेंज कीजिए ताकि जो टैक्स बेस है वो बना रहे। और कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हैं जो आप डिडक्शन के मेथड से दे सकते हैं या रिबेट्स के मेथड से देख सकते हैं, वहां दे दीजिए ताकि ऑब्लिगेशन टू फाइल टैक्स रिटर्न बना रहे। 2 सालों में तकरीबन 76 लाख से ज्यादा नए टैक्स फाइलर्स ऐड हुए हैं। मैं टैक्स पेयर्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम सब ये जानते हैं और आपने भी खूब इस पर डिस्कशन किया कि फाइलर्स तो बहुत है बट पे लोग कम कर रहे हैं। और एक और जो अब चूंकि संख्या की बात हो रही है तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का जो टैक्स GDP रेशो है वो आप उसको इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपेयर करें तो या तो बहुत कम है, क्योंकि वो आप 16% की बात करते हैं एज कम्पेयर टू चाइना जो तकरीबन 20% है, ब्राजील 35.5% है और इमर्जिंग इकोनॉमीज का 21.4% है। अब इसमें डीमोनेटाइजेशन का कितना इम्पैक्ट होगा? इमीडिएट जो रिएक्शन है वो तो ये कहता है कि शायद इम्पैक्ट ना हो, बट ओवरऑल सेंटिमेंट GST और आपने सेंटिमेंट की बात की मिस्टर चावला, एक इम्पोर्टेंट बस, और इनफैक्ट आपका मैं सवाल इसी पर पूछना चाहती हूँ कि एक बस ये है कि जैसे आपने कहा स्लैब चेंज करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करना मे बी जो लोअर साइड पे, क्योंकि जो लोअर तबका जो सबसे नीचे वाला इनकम ग्रुप है यानी जो टैक्स पे कर रहा है और सबसे कम दर उस पर लगती है 10% की, उसमें दायरे में और लोग आए। इसके लिए अगर 10% के बजाय 5 से 7% की एक अगर स्लैब इंट्रोड्यूस की जाए या मे बी हायर साइड पे भी कुछ और चेंजेस हो जाए, ऐसा कोई सुझाव जिससे आपको लगता है कि कंप्लायंस भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भी पे करेंगे और सरकार को नुकसान भी कम होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन? हाँ बिल्कुल, इस समय तो जीरो टॉलरेंस है, गवर्नमेंट की होनी भी चाहिए। बिकॉज भारतवर्ष के इतिहास में जो हमारा सबसे बड़ा फेलियर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रहा कि हम अपना टैक्स GDP रेशो और टैक्स पेयर्स हम नहीं बढ़ा पाए। हम जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें कि हिंदुस्तान में हर साल गाड़ियां कितनी बिकती हैं, लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, बट हम टैक्स बेस नहीं बढ़ा पाए। ये एक एडमिटेड फेलियर है। अब गिवन सिचुएशन में हम क्या न्यूनतम बेसिक स्लैब को छेड़े? आंसर इज नो। जो रिबेट रिजीम थी सेक्शन 88 की, उसको किसी माध्यम से इंट्रोड्यूस करें। या पल्लवी, जैसे आपने कहा कि एक 5 से 7 लाख का जो स्लैब है वो इंट्रोड्यूस हो जाए ताकि डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए। बिकॉज आप मैक्सिमम टैक्स फाइलर्स देखो तो जो टैक्स पेयर्स हैं, फाइलर्स तो हो गए, चाहे जीरो टैक्स भी हो सकता है, जो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं वो उसी 5 से 10 के स्लैब के 5 से 10 के बीच में है। तो उसमें अगर आप एक इंटरमीडिएट स्लैब 5 से 7 लाख का ले आए और एक 7 से 10 लाख का ले आए तो इससे काफी राहत मिलेगी। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे अभी 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, इसमें बदलाव के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं इस बार के बजट में? मेरी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आई हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट कि हमें अपना टैक्स फाइलर बेस को तो बिल्कुल प्रिजर्व रखना है। तो उसमें मेरे को पर्सनल एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये वेजर होगा, इट विल बी अ ग्रेट गैम्बल फॉर द गवर्नमेंट कि अगर वो न्यूनतम स्लैब को चेंज करके जो टैक्स फाइलर्स हैं वो दायरे से बाहर हो जाएं, क्योंकि इस समय
फाइलर्स को कन्वर्ट करना है पेयर्स में और पेयर को कन्वर्ट करना है मोर पेयर्स में। करेक्ट तो सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत दरकार है कि इस समय वो कैसे हैंडल करती है ये सारी सिचुएशन। इनफैक्ट असीम, आपका एक क्विक रिएक्शन में एक सर्वे हुआ है डिलॉयट की तरफ से, जो प्री बजट सर्वे, इसमें काफी लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस, जो सवाल उनसे पूछे गए उसके हिसाब से दी। तो उसमें एक सवाल ये भी था सर्वे का कि जो सेक्शन 80 TTA की जो छूट है, जो सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर मिलती है, उसे लिंक किया जाना चाहिए डिपॉजिट के साथ भी, यानी जो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। हालांकि ये एक सर्वे था, उसके आधार पर कुछ आंकड़े सामने आए कि ऑलमोस्ट 74% ने कहा कि ऐसा हो जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा बजट में। इसके अलावा भी उसमें एक दो चीजें और है, मैं आपसे आपका रिएक्शन चाहूंगी इन सब पर, कि अभी एडिशनल प्रॉपर्टी यानी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप रखते हैं तो एक नोशनल या डीम्ड रेंट आपको देना पड़ता है, उस पर टैक्स छूट खत्म हो जाए, ये कितना किस हद तक वायबल है? वही अभी जो शुरुआती दौर में वो डिस्कस किया कि जो इम्प्यूटेड रेंट है, जो नोशनल रेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो एक बहुत डेटरेंस है, क्योंकि सही मायने में देखिए तो कोई इनफ्लो है ही नहीं रियल सेंस में, तो फिर भी उसमें आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स है, तो वो एक डेटरेंट है एडिशनल प्रॉपर्टी में जो डीम टू बी लेट आउट हो जाती है। तो उसमें मेरे को काफी प्रावधान के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मेरे को लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजन है, या नोशनल रेंट या इम्प्यूटेड वैल्यू टैक्सेबल होती है, उसमें फेरबदल की काफी गुंजाइश है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को फिलिप मिलता है। अब आ गई 80 TTA की बात, 80 TTA, 80C, और ये सारे अगर आप डिपॉजिट को लिंक से करते हैं तो इसमें कुछ इंजेन्युइटी की उम्मीद इसलिए है क्योंकि सरकार का बहुत सारा जोर इस समय लेस कैश और वैसे तो मौजूदा हाल में देखिए तो बहुत फोर्स सेविंग हो रही है। पिछले 8 नवंबर के बाद से एबिलिटी टू स्पेंड तो बहुत ज्यादा कर्टेल हो गई, तो बैंक्स आर फ्लश्ड विद कैश। उस मायने में 80 TTA की रैशनलाइजेशन शायद एक एक्सपेक्टेशन हो, बट कितनी रियलिस्टिक और रीजनेबल है प्रेजेंट टाइम्स में, वो देखनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप ब्रॉड बेस देखें तो जैसे वो सुकन्या और जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स थे, उस तरीके से जरूर आप कुछ देख सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनधन अकाउंट बैंकेबल रहे और उनका मिसयूज ना हो और धीरे धीरे वो टैक्स नेट में आए। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस भी सामने आए डीमोनेटाइजेशन के बाद, जहां पर ये इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि इन जनधन खातों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बजट में ये भी काफी अहम रहेगा कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लेकर सरकार के आगे क्या नियम में क्या कोई बदलाव होते हैं या फिर कोई इंसेंटिव्स जो और मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें मिस्टर चावला, तो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारी टेक होम सैलरी है, जो हमारी स्पेंडिंग है, उसको बढ़ाने के लिए क्या और कदम सरकार उठा सकती है? आपकी विश लिस्ट अगर कोई है तो प्लीज बताएं। देखिए, पहले तो मैं वो वाला एड्रेस कर दूं इशू जो आपने डिस्कस किया, मिसयूज ऑफ जनधन अकाउंट। 1 नवंबर 2016 से बेनामी लॉज में अमेंडमेंट जो आई वो पारित होके वो नोटिफाई होके हो गई, और ये 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रोताओं को ये भी बता दूं कि बेनामी एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो अगर मेरी इनकम टैक्स असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें बेनामी, इन अदर वर्ड वो अकाउंट का मिसयूज हुआ है, तो वो मेरे को वो प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने की दरकार रखता है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको जरूर ये इंस्टांसेस मिलेंगे जो पब्लिक डोमेन में आएंगे कि जहां पर बेनामी एक्ट को ठीक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट, इन अदर वर्ड्स ये सारे क्रैकडाउन और ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप जरूर पाएंगे जो आने वाले कुछ महीनों में होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कंपैरेटिव टू अदर डिपार्टमेंट्स काफी एप्टीट्यूड और वेयरविथॉल है देखने का। तो वहां पर हमें सबको उम्मीद है कि बेनामी लॉ के जो अमेंडमेंट्स हैं वो ठीक से इन्फोर्स होंगे और ठीक होने भी चाहिए अगर जनधन अकाउंट का जैसे पब्लिकली हम सोचते हैं कि मिसयूज हुआ है। विश लिस्ट की जहां तक आप बात करते हैं, मैंने हमेशा से यही कहा है कि हिंदुस्तान अभी टैक्स पॉलिसी की तो हम बहुत बात करते हैं, उस पर खूब चर्चाएं भी होती है, बट इन आवर कंट्री गुड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली नथिंग बट गुड टैक्स पॉलिसी। तो अगर ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अपना सुचारू रखे और एक कॉन्फिडेंस रखें और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन अ पोटेंशियल टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरफ ध्यान दें तो ज्यादा तवज्जो होगी। इनकम टैक्स एक्ट में आप पिछले 2 साल में इतने फेरबदल
कर दिए कि एक्ट की सर्टिनिटी पे बहुत सारे सवालिया निशान है। एक्ट के अलावा आप इतने सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, उससे थिंग्स डू नॉट रिमेन वेरी सर्टन एंड स्टेबल। तो मेरे हिसाब से ये बजट में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट ना हो, जितनी भी अमेंडमेंट। बट अगर फाइनली मैं आपका कमेंट लेना चाहूँ कि ये बजट एक लाइन में अगर आप कहें, ये पॉपुलर बजट होगा इस बार का या फिर पॉपुलर मेजर्स इसमें देखने को मिलेंगे? No, I think this should be a stable budget. This budget should refrain from making too many amendments. Our economy at this moment is passing through a very tough phase, and therefore the less we experiment with it, the better it is in the long-term interest of the country. So it should be a carefully thought-through budget. We are in a very fragile सिचुएशन। इस समय जरूरी है कंसोलिडेशन करने की, ना कि बहुत ज्यादा हम और टैक्स स्ट्रक्चर को और भी सिंपल बनाने की। शुक्रिया मिस्टर चावला समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। टैक्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं बजट में और साथ ही इनकी विश लिस्ट भी शेयर की इन्होंने। तो एक छोटे से ब्रेक यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेहा मौजूद रहेंगे। मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नांगिया एंड कंपनी। नेहा, अभी हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और जैसा असीम कह भी रहे थे कि ये एक स्टेबल बजट होना चाहिए, बहुत ज्यादा टैक्स कॉम्प्लिकेशंस इसमें ना हो, बहुत ज्यादा चेंजेस टैक्स लॉज में ना हो, क्योंकि देखा जाए तो जो आम आदमी है वो काफी हद तक कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि जो आईटीआर का फॉर्म है उसे सिंप्लीफाई किया गया, लेकिन अगर हम कोई भी नए डिडक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं, नई चीजें जब भी होती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर बढ़ती है। तो अगर इस बार के बजट की हम बात करें, सिंपल बजट हो लेकिन आम आदमी के लिए राहत भरा बजट हो, कैसा बजट होना चाहिए इस बार का? मेरे हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना खाली उतना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आम आदमी को बेनिफिट्स दिए जाएं जो कि दे हैव सफर्ड समवॉट बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन आल्सो, एंड आई थिंक दे एक्सपेक्ट एंड दे शुड बी गिवन सम टैक्स रिलीफ्स which can be in the form of a lower slab rate or higher basic exemption rate, but there has to be some tax relief. एक सैलरी टैक्स पेयर जो होता है वो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, मुझे पता है हमारे पास समय थोड़ा कम है, बट एक सैलरी टैक्स पेयर को के भी कई एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलता। दे एंड अप पेइंग टैक्सेस ऑन देयर ग्रॉस सैलरी, विच इज आई थिंक नॉट वेरी फेयर। टू इंसेंटिवाइज द सैलरीड क्लास, जो 2006 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को अबॉलिश कर दिया गया था, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट in a modified form it should be reintroduced, because there are some expenses like a salaried person spends on training, spends on books to ensure that he is able to perform a better job in the office. They need to incur these expenses. These are necessary expenses. इनकी लेकर अगर कोई उनको छूट दी जाती है, उनको कोई डिडक्शन दी जाती है, आई थिंक इट विल बी अ गुड इंसेंटिव। जी चलिए, बहुत सारी विश लिस्ट बहुत लंबी है और इस पर आधे घंटे में चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्रिया नेहा, आपने समय निकाला और बातचीत की हमसे। तो फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।